नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी राजस्थान के अलवर की है। ये बात 2021 की है। 15 फरवरी 2021 के दिन अलवर के थाना MIA के थाना प्रभारी शिवराम को सुबह सुबह फोन द्वारा सूचना मिली कि कल्पतरु गोदाम हिंद केमिकल फैक्ट्री के पास एक युवक की खून से लथपथ लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही MIA थाना प्रभारी शिवराम पुलिस टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर जा पहुंचे। घटनास्थल पर खून से लथपथ एक युवक की लाश पड़ी थी। मृतक के सिर, गर्दन व छाती पर धारदार हथियार के गहरे चोट के निशान थे। थाना प्रभारी ने वहां मौजूद लोगों से मृतक की शिनाख्त करने को कहा, मगर कोई उसकी पहचान नहीं कर सका। थाना प्रभारी ने इस घटना की खबर उच्चाधिकारियों को दे दी। खबर पाकर CO ओम प्रकाश मीणा, ASP सरिता सिंह और SP तेजस्विनी गौतम भी घटनास्थल पर आ पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने FSL और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुला लिया। मृतक की तलाशी में ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई जिससे उसकी शिनाख्त होती। FSL टीम ने अपना काम पूरा किया। तब मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजीव गांधी सामुदायिक केंद्र की मोर्चरी में ले जाया गया। घटना की खबर आसपास के गांवों में फैल गई। खबर पाकर देसुला खोड़ निवासी रणजीत सिंह ग्रामीणों के साथ अस्पताल पहुंचे, क्योंकि उनका 28 साल का बेटा सोहन सिंह शेखावत कल से लापता था। मोर्चरी ले जाकर पुलिस ने जैसे ही उन्हें लाश दिखाई तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि खून से सनी वह लाश उनके बेटे की ही थी। बेटे की लाश देखकर रणजीत सिंह बेहोश होकर गिर पड़े। गांव वालों ने मुश्किल से उन्हें संभाला और सांत्वना देकर चुप कराया। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद थाना प्रभारी ने रणजीत सिंह की तरफ से हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। कुछ ही देर में सैकड़ों की संख्या में लोग थाने के बाहर और अस्पताल में जमा हो गए। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ था। परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा साफ झलक रहा था। वे अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते, शव नहीं उठाया जाएगा। पुलिस प्रशासन के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। SP ने मौके पर जाकर ग्रामीणों और परिजनों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरी लगन से मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम और शव का अंतिम संस्कार करने पर सहमति जताई। SP ने CO ओम प्रकाश और थाना प्रभारी शिवराम को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द हत्याकांड का पर्दाफाश किया जाए। थाना प्रभारी ने साइबर सेल की मदद से सबूत जुटाने और आरोपियों का पता लगाने का काम शुरू कर दिया। मेरठ की कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम करने वाले सोहन सिंह 2 महीने बाद अपने गांव देसुला खोड़ लौटे थे। घर में उनकी मौजूदगी से परिवार खुश था, लेकिन 14 फरवरी की शाम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। शाम 7 बजे सोहन सिंह के मोबाइल पर एक फोन आया। फोन पर बात करते हुए वह अपनी पत्नी कुसुम से बोले, मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं, 10-15 मिनट में लौट आऊंगा। कुसुम ने उनके जाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचते हुए कि वे दोस्त से बातचीत कर रहे होंगे। जब देर रात तक सोहन सिंह घर नहीं लौटे तो कुसुम परेशान हो गईं। पहले तो उन्हें लगा कि शायद वे किसी दोस्त के साथ ज्यादा वक्त बिता रहे होंगे, लेकिन जब फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। जांच के दौरान यह साफ हुआ कि सोहन सिंह ने आखिरी बार किसी अज्ञात व्यक्ति से फोन पर बात की थी। वह कौन था और क्या उनकी हत्या का कारण इसी मुलाकात से जुड़ा था, यह जानने के लिए पुलिस ने मोबाइल डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने उस नंबर की जांच शुरू की। सोहन सिंह की रहस्यमय हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने कड़ी मेहनत शुरू की। टीम ने उनकी पत्नी कुसुम, पड़ोसियों, दोस्तों और जानने वालों से गहराई से पूछताछ की। साथ ही साइबर सेल ने सोहन सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालकर सुराग जुटाने की कोशिश की। पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 14 फरवरी की रात सोहन सिंह को गुर्जर कॉलोनी बख्तल की चौकी निवासी नरेश सैनी के साथ देखा गया था। यह जानकारी पुलिस को जांच के अगले दिशा तक ले गई। पुलिस ने तुरंत नरेश सैनी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में नरेश ने टालमटोल और झूठ का सहारा लिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया और सबूतों का दबाव डाला तो आखिरकार नरेश टूट गया। नरेश ने सोहन सिंह की हत्या का राज उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि वह इस वारदात में शामिल था। सोहन सिंह शेखावत हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार से है। अलवर जिले की बानसूर तहसील के गांव गिरुड़ी के रहने वाले रणजीत सिंह शेखावत का बेटा था सोहन सिंह। सोहन ने पढ़ाई के बाद प्राइवेट नौकरी करनी शुरू कर दी। वह गांव से अलवर शहर आ गया।
वहीं पर काम धंधा करने लगा। बेटा जब 4 पैसे कमाने लगा तो रणजीत ने चौहान परिवार में उसकी शादी कर दी। कुसुम 10वीं पास सुंदर लड़की थी। उसकी शादी सोहन सिंह से हो गई। सोहन सरल स्वभाव का शरीफ व्यक्ति था। कई दिनों तक बीवी कुसुम को गांव गिरोड़ी में रखने के बाद वह उसे अपने साथ देसूला खोड़ थाना MIA ले आया। देसूला खोड़ में प्लॉट लेकर सोहन ने मकान बना लिया। वह अपनी बीवी कुसुम के साथ वहीं रहने लगा। आज से करीब 6 साल पहले कुसुम ने एक बेटे को जन्म दिया। सोहन अपनी बीवी एवं बच्चे से बहुत प्यार करता था। वह दिन में काम पर जाता था, रात में ड्यूटी से लौट आता था। इस दौरान सब कुछ ठीक ठाक था। कुसुम अपने घर में अकेलेपन से परेशान रहती थी। आस पड़ोस की महिलाएं दीप कैम इंडस्ट्री में लेबर के रूप में काम करने जाती थीं। उन्हें देखकर कुसुम ने भी काम करने की इच्छा जताई। पहले तो सोहन सिंह ने मना कर दिया। वह चाहता था कि कुसुम घर पर ही रहे, लेकिन जब कुसुम ने बार बार कहा कि वह अकेले घर में बोर हो जाती है और फैक्ट्री में काम करने से उसका समय भी कट जाएगा और घर खर्च में भी मदद होगी, तो सोहन ने आखिरकार मंजूरी दे दी। कुसुम ने दीप कैम इंडस्ट्री में लेबर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसने सोहन की जिंदगी छीन ली और कुसुम को अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। कुसुम ने दीप कैम इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और अपने छोटे बेटे को भी साथ ले जाने लगी। यह इंडस्ट्री MIA इलाके में स्थित थी और इसे नरेश कुमार सैनी ने अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया था। हालांकि इंडस्ट्री की देखरेख पूरी तरह से नरेश के हाथ में थी। एक दिन नरेश की नजर कुसुम पर पड़ी और वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। पहली ही नजर में वह कुसुम को पसंद करने लगा। उसके बाद से नरेश ने कुसुम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह उसकी हर बात पर तारीफ करता, उसके आसपास बना रहता और हर वक्त उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता। इसी दौरान सोहन सिंह को मेरठ में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। कंपनी को वहां सड़क बनाने का बड़ा ठेका मिला था और सोहन को लंबे समय तक मेरठ में रहना पड़ता। छुट्टियों के दौरान वह घर आता, लेकिन 5-7 दिन बाद वापस काम पर लौट जाता। नरेश का कुसुम के प्रति बढ़ता आकर्षण और कुसुम का अकेलापन दोनों को करीब लाने लगा। कुसुम के प्रति नरेश का झुकाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फैक्ट्री में वह कुसुम से काम भी कम करवाता था। अगर कभी वह छुट्टी लेती तो उसकी पगार भी नहीं काटता। नरेश का यह रवैया कुसुम को यह यकीन दिलाने लगा कि वह उसका ख्याल रखने वाला इंसान है। एक दिन जब मौका मिला तो नरेश ने अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखा और कुसुम को अपनी बाहों में भर लिया। कुसुम ने न तो कोई विरोध किया और न ही कुछ कहा। उस दिन दोनों तनमन से एक हो गए। एक बार वासना के दलदल में गिरे तो फिर धंसते ही चले गए। दोनों के बीच अवैध संबंध बने तो नरेश ने कुसुम को लेबर काम से हटाकर अकाउंटेंट बना दिया। कुसुम 10वीं पास थी। उसने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। सोहन सिंह को जब बीवी ने बताया कि वह अकाउंटेंट बन गई है तो वह बहुत खुश हुआ, मगर उसे यह पता नहीं था कि उसकी बीवी ने तन सौंपकर यह पद हासिल किया है। इसी दौरान करीब 1.5 साल पहले कुसुम के यहाँ एक बेटी हुई। वहीं नरेश की भी अपने समाज में शादी हो गई। नरेश शादीशुदा होकर कुसुम से संबंध जारी रखे था। वह अपनी बीवी से ज्यादा कुसुम से प्यार करता था। समय के साथ नरेश और कुसुम का रिश्ता गहराता गया। दोनों ने तय कर लिया कि वे जीवन भर साथ रहेंगे और उनके रास्ते में जो भी बाधा बनेगा उसे हटा देंगे। उनके रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा सोहन सिंह था। सोहन का नाम अब उनके लिए एक कांटे जैसा था, जिसे वे हमेशा के लिए हटाना चाहते थे। पिछले 2 महीनों से सोहन मेरठ में था। इस दौरान नरेश और कुसुम ने कई बार सोहन को खत्म करने की योजना बनाई। दोनों ने तय कर लिया कि जैसे ही सोहन देसूला खोड़ आएगा, उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। नरेश की एक बेटी थी जो उस समय केवल 4 महीने की थी, लेकिन इस मासूम बच्ची का भी उसके फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। वह पूरी तरह से कुसुम के प्यार में डूब चुका था और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जब सोहन सिंह 2 महीने बाद छुट्टी पर देसूला खोड़ आया तो कुसुम ने तुरंत नरेश को इसकी सूचना दे दी। यह वही मौका था जिसका नरेश और कुसुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उनकी योजना अब अंजाम तक पहुंचने वाली थी। नरेश ने 14 फरवरी 2021 वैलेंटाइन डे की शाम करीब 7 बजे सोहन को फोन कर बुलाया। सोहन सिंह ने पत्नी कुसुम से 10-15 मिनट में आने को कहा और नरेश के पास चला गया। सोहन जब नरेश के पास पहुंचा तो नरेश अपनी डस्टर कार में बैठा हुआ था। वह सोहन को तिजारा फाटक के पास एक शादी समारोह में ले गया।
जहां नरेश ने सोहन को शराब पिलाई। शराब के नशे में धुत सोहन को पूरी तरह से नशे में झोंकने के बाद नरेश ने अपने छोटे भाई नवीन उर्फ कपिल सैनी को शादी समारोह से बुलाया। इसके बाद नरेश ने एमआईए फैक्ट्री की तरफ गाड़ी रोकी और सोहन को और शराब पिलाई। तभी नरेश और नवीन ने मिलकर सोहन सिंह पर हमला किया। नवीन ने सोहन की गर्दन पर चाकू से वार किया और नरेश ने सोहन के सिर पर लाठी से हमला किया। शराब के नशे में धुत सोहन सिंह कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वह तड़पते हुए मर गया। हत्या के बाद दोनों भाई सोहन की लाश को कल्पतरु गोदाम के पास फेंक आए। जाते वक्त नवीन ने चाकू और मृतक का मोबाइल झाड़ियों में फेंक दिया और उसकी जेब से आधार कार्ड और पर्स भी निकाल लिया। डंडे को वे कार में रखकर अपने घर ले आए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चाकू, डंडा और मोबाइल बरामद कर लिए। हत्या में उपयोग की गई डस्टर कार भी जब्त कर ली। पूछताछ के बाद कुसुम, नरेश और नवीन को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि कैसे रिश्तों में विश्वास, धोखा और लालच खतरनाक मोड़ ले सकते हैं और परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति निष्ठा और प्यार की बजाय गलत कदम उठाने पर किस तरह से पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में गलतफहमियां, झूठ और धोखा न केवल दुख बल्कि घातक परिणाम भी ला सकते हैं। सोहन सिंह और कुसुम के रिश्ते की स्थिति को लेकर उसके बाद की घटनाएं यह दिखाती हैं कि अकेलेपन और लालच के कारण लोग अपने जीवनसाथी और परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोहन ने अपनी पत्नी कुसुम को स्वतंत्रता देने के लिए उसे काम करने की इजाजत दी, लेकिन यही फैसला उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। कुसुम ने नरेश के साथ संबंध बनाए और यह उसका परिवार तोड़ने की वजह बना। सोहन की हत्या की योजना नरेश और कुसुम ने मिलकर बनाई थी और उनका यह कदम सोहन के परिवार के लिए अकल्पनीय त्रासदी लेकर आया। इसमें सबसे बड़ी गलती कुसुम की थी। उसने न केवल अपने पति को धोखा दिया बल्कि अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा को भी दांव पर लगा दिया। अगर कुसुम ने अपनी भावनाओं को समझा होता और अपने पति के साथ विश्वास और ईमानदारी से रिश्ता बनाए रखा होता तो यह सब कभी नहीं होता। कुसुम की गलती यह थी कि उसने नरेश के आकर्षण और अपनी तात्कालिक इच्छाओं के सामने अपने परिवार की सुरक्षा और सम्मान को नहीं रखा। इसमें नरेश की भी भारी गलती थी। उसका लालच और खुद की इच्छाओं के लिए दूसरों की जान तक लेना सही नहीं था। नरेश और नवीन दोनों ने मिलकर सोहन की हत्या की, जो न केवल अपराध था बल्कि समाज में नफरत और घृणा को फैलाने वाला कदम था। कहानी का संदेश यह है कि रिश्तों में धोखा और विश्वासघात, चाहे वह पति पत्नी के बीच हो या किसी अन्य रिश्ते में, न केवल व्यक्तिगत जीवन को तबाह कर देता है बल्कि पूरे परिवार को भी नष्ट कर सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह का अपराध समाज और व्यक्ति दोनों के लिए खतरनाक साबित होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमेशा अपने परिवार के साथ ईमानदारी से और प्यार से रहना चाहिए और किसी भी गलत कदम से पहले उसके परिणामों को समझना चाहिए। अगर आपने अपने परिवार के साथ सच्चाई से रिश्ता रखा तो कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। आज की दूसरी कहानी रीवा जिले के मुगंज की है। ये बात 2024 की है। 7 अप्रैल को मुगंज के वार्ड नंबर 10 में रहने वाले बाबूलाल गुप्ता के बड़े बेटे रोहित का शव उनके घर के एक कमरे में पंखे से फांसी के सहारे लटका हुआ मिला। यह मामला देखने में तो आत्महत्या जैसा लग रहा था। रोहित के पिता बाबूलाल गुप्ता ने जब यह देखा तो वह जोर जोर से शोर मचाने लगे। उनके शोर को सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पिता को सांत्वना देने के साथ साथ पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घटना के बाद स्थानीय लोग और परिवार के लोग इस दुखद घटना से स्तब्ध थे और बाबूलाल गुप्ता अपने बेटे की अचानक मौत पर गहरे शोक में थे। तत्कालीन टीआई अनिल करकरे ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद उन्होंने मामले की जिम्मेदारी एसआई खान को सौंप दी। एसआई खान ने प्रारंभिक जांच की और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जा सके। रोहित के परिवार ने दुख के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद पुलिस ने रोहित की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए उसके परिवार वालों, दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों से गहराई से पूछताछ शुरू की। लेकिन पूछताछ के दौरान कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जिससे ये साबित हो कि रोहित का किसी से कोई दुश्मनी थी और न ही किसी अधूरी मोहब्बत की दास्तान सामने आई।
सुसाइड नोट न मिलने के कारण पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मान लिया। इस घटना के बाद शहर में भी यही चर्चा थी कि बाबूलाल गुप्ता के बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। समय के साथ जैसे बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं की यादें धुंधली हो जाती हैं, वैसे ही धीरे धीरे रोहित की याद भी उसके परिवार के अलावा बाकी सभी के दिमाग से फीकी पड़ने लगी। घटना के पूरे 1 महीने बाद 7 मई को रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिला अस्पताल से निकलकर मोगंज थाने पहुंची। यह रिपोर्ट उस केस की जांच कर रहे एसआई खान के हाथों में दी गई, लेकिन एसआई खान ने इस रिपोर्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस मामले को आत्महत्या मानते हुए कोई गहराई से जांच करने की कोशिश नहीं की। उनकी लापरवाही यहीं खत्म नहीं हुई। बिना किसी नई जानकारी जुटाए या जरूरी सबूतों की जांच किए एसआई खान ने केस को आत्महत्या का मामला मानकर फाइल तैयार कर ली। यह फाइल उन्होंने एसडीओपी अंकिता शुक्ला को भेज दी ताकि केस को बंद किया जा सके। एसआई खान की यह लापरवाही और रिपोर्ट की सही जांच न करने के कारण पूरे मामले में नया मोड़ आने का मौका हाथ से निकल गया और इस घटना का सच दबा रह गया। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहित की मौत को आत्महत्या का मामला मान लिया गया, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि असल में क्या हुआ था। परिवार और समाज में इस घटना की चर्चा धीरे धीरे थम गई। लोग इसे अतीत का हिस्सा मानने लगे और मामला भुला दिया गया। कुछ दिनों तक यह फाइल एसडीओपी मोगंज के पेशकार की टेबल पर पड़ी रही। फिर इसे एसडीओपी अंकिता शुक्ला के हस्ताक्षर के लिए उनकी टेबल पर भेज दिया गया ताकि उनकी अनुमति मिलते ही केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन जब एसडीओपी अंकिता शुक्ला को यह फाइल मिली तो उन्होंने इसे हल्के में लेने की बजाय ध्यान से पढ़ना शुरू किया। अंकिता शुक्ला अच्छी तरह जानती थीं कि किसी केस पर दस्तखत करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें समझ था कि यह एक ऐसा फैसला है जो किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसी वजह से उन्होंने फाइल पर सिग्नेचर करने से पहले रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ने का फैसला किया। जब अंकिता ने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि रोहित के सिर पर चोट के गहरे निशान थे और उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। इसके बाद उसकी लाश को फांसी पर लटकाया गया था ताकि इसे आत्महत्या दिखाया जा सके। यह बात एसआई खान और उस वक्त के टीआई की लापरवाही को उजागर कर रही थी। अंकिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पुलिस ने इस केस को हल्के में लिया और इसे आत्महत्या बता दिया, जबकि रिपोर्ट में सच साफ साफ लिखा था। इससे यह साफ हो गया कि जांच में लापरवाही की गई थी और असली सच को दबाने की कोशिश हुई थी। यह जानकारी एसआई खान के द्वारा आत्महत्या का मामला बताए जाने के विपरीत थी और इससे यह साफ हो गया कि पुलिस ने जांच में गंभीरता से काम नहीं किया था। एसडीओपी अंकिता शुक्ला ने तत्कालीन अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया और इस मामले को फिर से खोलने का निर्णय लिया। यह घटना दिखाती है कि जब पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों को निभाने में लापरवाही बरतते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी उन पर निगरानी रखते हैं और मामलों को सही तरीके से सुलझाने के लिए कदम उठाते हैं। जाहिर है कि यह मामला बहुत ही गंभीर था, जिसमें सीधे तौर पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन थाने से इसे आत्महत्या का केस मानते हुए खात्मा लगाने की कोशिश की जा रही थी। एसडीओपी अंकिता शुक्ला ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत इस बारे में एसपी मोगंज रसना ठाकुर को जानकारी दे दी। एसडीओपी अंकिता शुक्ला का यह कदम एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। यदि उन्होंने इस मामले पर ध्यान न दिया होता तो यह हत्या हमेशा के लिए आत्महत्या में तब्दील हो जाती और पुलिस की लापरवाही के कारण यह मामला चंद पुलिसकर्मियों की गलती की भेंट चढ़ जाता। एसपी रसना ठाकुर ने पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए इसकी बारीकी से जांच की और मूगंज थाने में रोहित की हत्या का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद 25 दिसंबर को हत्या की धाराओं के तहत थाने में रोहित की हत्या का केस दर्ज किया गया। इस केस की जांच आगे बढ़ाते हुए एक पुलिसकर्मी ने रोहित के पिता को थाने तलब किया। जब अचानक 6 महीने बाद बेटे की मृत्यु के सिलसिले में थाने से बुलावा आया तो पूरा गुप्ता परिवार चौंक गया। यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वे पहले ही इस घटना को आत्महत्या के रूप में स्वीकार कर चुके थे। थोड़ी देर बाद रोहित के पिता थाने पहुंचे और तब एसडीओपी अंकिता शुक्ला ने उन्हें बताया कि उनकी बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हुआ है कि रोहित ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे हत्या करने के बाद फांसी पर लटकाया गया था। अंकिता शुक्ला की बात सुनकर बाबूलाल गुप्ता के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके लिए यह खबर बहुत चौंकाने वाली और दुखद थी।
जैसा कि एसडीओपी मैडम को उम्मीद थी कि बेटे की हत्या की बात सुनकर बाबूलाल गुप्ता अपना आपा खो देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबूलाल गुप्ता ने पूरी शांतिपूर्वकता से जवाब दिया, मुझे क्या मालूम, मेरा तो बेटा चला गया, अब आप ही देखिए कि उसकी हत्या किसने और क्यों की है। जिस पिता के जवान बेटे की हत्या हुई हो, उसका ऐसा ठंडा रवैया एसडीओपी अंकिता शुक्ला के गले नहीं उतरा। बेटे का यूं छोटी उम्र में चले जाना एक बात है, लेकिन उसके द्वारा आत्महत्या करना या फिर उसकी हत्या की जाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आत्महत्या की तुलना में हत्या किए जाने का दुख बहुत बड़ा होता है। इसलिए बेटे की हत्या में पिता की यह प्रतिक्रिया देखकर एसडीओपी अंकिता शुक्ला की शक के दायरे में वह पिता ही आ गया जिसके बेटे की हत्या की गई थी। इसका एक कारण यह भी था कि जब रोहित का शव मिला था, तब मकान में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले थे जिससे कि यह माना जा सके कि घटना की रात कोई बाहरी आदमी मकान में दाखिल हुआ था। ऐसे में सीधे सी बात थी कि रोहित का हत्यारा घर के अंदर ही मौजूद था। दूसरी तरफ थाने में शांत रहकर पूरी बात सुनने वाला बाबूलाल गुप्ता बाहर आकर लोगों के सामने पुलिस की लापरवाही पर हल्ला मचाने लगा। उसका कहना था कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। यह पता लगाने में ही पुलिस को 6 महीने लग गए। जाहिर सी बात है कि इससे रोहित का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। जैसे ही एसडीओपी अंकिता शुक्ला को बाबूलाल गुप्ता पर शक हुआ, उन्होंने उसे पूरी गंभीरता से लिया और एसपी रसना ठाकुर को मामले की तह तक जाने के लिए हरी झंडी दी। कुछ ही दिनों में एसडीओपी शुक्ला ने बाबूलाल गुप्ता को फिर से थाने बुलाया और इस बार उन्होंने उसे सख्ती से पूछताछ का सामना कराना शुरू किया। पहली बार शांत दिखने वाले बाबूलाल गुप्ता पर अब दबाव इतना बढ़ गया कि उनका संयम टूट गया। जैसे ही पुलिस ने सच्चाई के और करीब पहुंचने की कोशिश की, बाबूलाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ दिखने लगा। वह अंततः टूट गया और उसने सब कुछ उगल दिया। उसने खुद ही अपने बेटे की हत्या की थी। एक पिता का दिल जो अपने ही हाथों से अपने बेटे की जान ले चुका था, अब पूरी तरह से सच्चाई का सामना कर रहा था। उसने पुलिस को बताया कि हत्या में जिस लाठी और रस्सी का इस्तेमाल किया गया था, वो उसने खुद ही इस्तेमाल की थी और उन सबूतों को उसने छिपा रखा था। और फिर जैसे ही पुलिस ने वह सबूत बरामद किए, पूरा मामला सामने आ गया। बेटे की हत्या क्यों की, इस सवाल के जवाब में बाबूलाल गुप्ता मुंह खोलने को राजी नहीं थे। उनका कहना था कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, इसलिए यह बताना जरूरी नहीं समझता कि मैंने हत्या क्यों और कैसे की। उसकी इस बात पर एसडीओपी अंकिता शुक्ला ने बाबूलाल गुप्ता से कहा कि आप यह मत भूलो कि कल तक आप फरियादी थे जिसके जवान बेटे की हत्या की गई थी, इसलिए पुलिस को आपसे सहानुभूति थी। लेकिन आज तुम हत्या के आरोपी हो, इसलिए तुमसे जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब सीधे सीधे देते जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। एसडीओपी अंकिता शुक्ला के तेवर देखकर बाबूलाल गुप्ता डर गया, जिसके बाद उसने बेटे की हत्या की कहानी कुछ इस तरह सुनाई। बाबूलाल ने बताया, मैंने अपनी जिंदगी में गरीबी देखी है और जो भी कमाया अपनी मेहनत से कमाया, इसलिए मैं चाहता था कि मेरे बच्चे भी पैसे की कद्र करें। लेकिन रोहित ऐसा नहीं था। वह दोस्तों के साथ मिलकर पैसे खर्च कर देता था। इसके अलावा जहां मेरे बाकी दोनों बच्चे कभी ज्यादा चीजों की मांग नहीं करते थे, वहीं रोहित को हमेशा लग्जरी चीजें चाहिए होती थीं। एक दिन वह अनाज बेचने गया था और वहां से उसे 5,500 रुपए मिले थे। लेकिन जब वह घर वापस आया तो उसने मुझे सिर्फ 5,000 ही दिए थे। मुझे मालूम था कि वह 500 रुपया कम दे रहा है, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। 6 अप्रैल की शाम वह अचानक मेरे पास आया और मुझे कार खरीद लेने की सलाह देने लगा। मैंने मना किया कि हमें कार की कोई जरूरत नहीं है। इस पर वह बहस करते हुए बोला कि आपको भले ही जरूरत ना हो, लेकिन मुझे तो है। इस पर मैंने गुस्से से उससे उन 500 रुपए के बारे में पूछा जो उसने मुझे कम दिए थे। इस पर उसने बताया कि वह पैसा उसने दोस्तों के साथ खाने पीने में उड़ा दिया। इस पर मैंने उसे डांटा तो वह बहस करने लगा, जिससे गुस्से में आकर मैंने उसे डंडे से पीटा तो वह बेहोश हो गया, जिससे डरकर मैंने रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को पंखे पर लटका दिया और चुपचाप सो गया। जिसके बाद सुबह उठकर मैंने रोहित द्वारा आत्महत्या कर लेने का शोर मचा दिया। बाबूलाल से पूरी कहानी जानने के बाद पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में अदालत में पेश किया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है।
हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।